दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, मैं कसम रावण की खा के कहता हूं, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आप हिरन की तरह कूदने लगोगे और मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन भाई साहब, ऐसी मैंने क्या गलती की है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अरे भाई साहब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की नंबर 1 खबर है बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में। देखिए, अगर फिल्में हैं तो बॉलीवुड है, और अगर फिल्में हैं तो थिएटर्स हैं, और अगर थिएटर्स हैं तो फिल्में रिलीज होती है जहां पब्लिक उनको जाकर देखती है। और अगर थिएटर्स बंद हो जाएंगे, पब्लिक थिएटर में आकर फिल्में देखेगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर बॉलीवुड भी बंद हो जाएगा, फिल्में भी नहीं बनेंगी। भाई, फिल्में बनाकर क्या करेंगे अगर वो थिएटर्स में रिलीज नहीं होंगी? और आज के वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि थिएटर्स बंद हो रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में एक बहुत ही मशहूर थिएटर है जिसका नाम है गेटी गैलेक्सी। ये थिएटर 19 अप्रैल से बंद है और 24 मई तक बंद रहेगा, जब प्रभास की फिल्म काल की रिलीज होगी। और यह हाल खाली मुंबई का नहीं है, बल्कि पूरी इंडिया से यही खबरें आ रही हैं। वो बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, 90% थिएटर्स को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे कि एक मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन है तो 3 स्क्रीन को बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक स्क्रीन खुला रखा गया है जिसमें एक शो में 2, 3, 4 फिल्में दिखाई जा रही हैं। और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह वो 2 फिल्में हैं जो ईद पर रिलीज हुई थी, बड़े मियां छोटे मियां और मैदान। इन दोनों ही फिल्मों ने बढ़िया बिजनेस नहीं किया। यही वजह है कि जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वो मजबूर हो गए अपने थिएटर्स को बंद करने के लिए। एक्चुअली सिनेमा हॉल के मालिकों का ऐसा मानना था कि भाई वो इन दोनों फिल्मों से इतना पैसा कमा लेंगे कि अगले 2 महीने वो अपने सिनेमा हॉल्स को चला सकेंगे, जो खर्चे होंगे उनको अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन जब उनकी कमाई इन दोनों फिल्मों से नहीं हुई तो अब वो सिनेमा हॉल को कैसे चलाएं? एक सिनेमा हॉल का महीने का खर्चा लाखों में है, स्टाफ है, बिजली पानी है, मेंटेनेंस है। तो अगर सिनेमा हॉल का मालिक पैसे कमाएगा नहीं तो खर्च कहां से करेगा? और जो सिनेमा हॉल्स के मालिक हैं उनका कहना यह है कि ऐसी खराब सिचुएशन पिछले 20 साल में नहीं हुई। और सिनेमा हॉल के मालिकों को यह भी डर लग रहा है कि आगे क्या होगा अगर आने वाली 2-3 फिल्में हिट नहीं हुई, ना चली, उनकी कमाई नहीं हुई, तो फिर वो क्या करेंगे? तो फिर उनका ऐसा मानना है कि शायद उनको सिनेमा हॉल्स हमेशा के लिए परमानेंटली बंद करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बॉलीवुड के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब सिनेमा हॉल्स बंद हो जाएंगे तो फिल्में कहां रिलीज होंगी और फिर फिल्में क्यों बनेंगी? तो जाहिर सी बात है जो बॉलीवुड में काम करते हैं उनका क्या होगा? और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी निर्माता अपनी फिल्म को फ्लॉप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी फिल्म कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो, भले ही उसने 100-200 करोड़ रुपए का लॉस किया हो, उसके बावजूद भी वो यही कहता है कि मेरी फिल्म हिट हो चुकी है। और जब वो ये कहता है कि मेरी फिल्म हिट हो चुकी है तो जाहिर सी बात है जो एक्टर हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पब्लिक हमारी फिल्म देखने के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, तो हमें तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए पर फिल्म। तो कोई 50 करोड़ मांगता है, कोई 100 करोड़ रुपए मांगता है। अगर ये निर्माता ये कहने लगे कि भाई देखो मुझे मेरी फिल्म में 100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, तब जाके इन एक्टरों को पता चलेगा कि वाकई आज की तारीख में क्या हाल है। आज की तारीख में कोई भी फिल्म नहीं चल रही है, हर फिल्म में नुकसान है। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है सल्लू बुढ़ऊ के बहनोई, छिला हुआ मुर्गा जैसे दिखने वाले हीरो आयुष शर्मा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये सल्लू का बहनोई नहीं होता तो आज एक्टर भी नहीं होता, लेकिन सल्लू का बहनोई है तो जाहिर सी बात है इसको एक्टर बनने से कौन रोक सकता है भाई? इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रुसलान और इसका बजट है तकरीबन 40 करोड़ रुपए, और यह फिल्म रिलीज हो रही है 26 अप्रैल को। यह बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 90% थिएटर्स बंद है, 10% थिएटर्स ही खुले हैं, और उन 10% थिएटर्स में ही यह फिल्म रिलीज होगी। तो जब उतने थिएटर्स में यह फिल्म रिलीज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इस फिल्म का क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को इंसान तो बहुत दूर की बात है, कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। यह बेचारा कोई नया निर्माता है जिसने अपने पैसे इस फिल्म में बर्बाद किए हैं, इसको प्रोड्यूसर बनने का शौक था, यह आया होगा प्लेन में बैठकर, अब चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापस जाएगा। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है मलयालम फिल्मों के एक्टर फहद फासिल के बारे में। हमारे बॉलीवुड में भी कुछ 2.5 फीट 3 इंच के हीरो हैं, जैसे कि वरुण धवन, शाहिद कपूर, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर हैं। लेकिन भाई साहब, अगर इनको इस फासिल से कंपेयर किया जाए तो आप ये समझिए
समझिए कि ये रावण है और वो बंदर है। इस फहद फासिल की हाइट 1.5 फीट से ज्यादा नहीं है और वजन तकरीबन 30 किलो है और भाई साहब ऊपर से टकला भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मलयाली फिल्मों का बड़ा सुपरस्टार है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मलयालम फिल्मों के देखने वाले हैं उनको कैसे एक्टर पसंद आते हैं। आप यकीन कीजिए इसकी पर्सनालिटी उतनी ही गजब की है जितनी राजपाल यादव की। कुछ दिनों पहले इसकी एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है आवेशम और भाई साहब ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। इस फिल्म की तारीफ नयनतारा ने भी की है, इस फिल्म की तारीफ खिजौनी समांथा ने भी की है और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो इस फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और मैं ये इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे दूं कि बॉलीवुड के एक निर्माता ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं इसको हिंदी में बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फहद फासिल जैसे पर्सनालिटी के एक्टर भी हो सकते हैं, ऐसे एक्टरों की फिल्म भी लोग देख सकते हैं और ऐसे एक्टरों की फिल्म भी हिट हो सकती है। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज की 4th न्यूज है टिंगू खान आमिर खान के बारे में। बहुत सालों पहले आमिर खान का एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, पापा कहते हैं, और अब बताया जा रहा है कि इस गाने को किसी फिल्म में यूज किया जा रहा है। तो उसी गाने की लॉन्च पर आमिर आया और आमिर ने कहा कि भूषण ने अपने पापा का नाम रोशन किया है और यह बिल्कुल सही है। भूषण कुमार साहब ने अपने पापा का नाम बहुत ही रोशन किया है और बहुत ही शिद्दत के साथ रोशन किया है और बहुत ही ईमानदारी के साथ रोशन किया है। लेकिन यहां आमिर खान ने यह नहीं बताया कि उसने अपने पापा के नाम को कैसे बर्बाद किया है। मैं आपको यह बता दूं, एक वक्त वो था जब आमिर खान ने न्यूज़पेपर्स में ऐड दे दिया था कि मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है, अगर मेरे बाप को कोई उधार देगा, मेरे बाप के साथ कोई बिजनेस करेगा तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि आमिर खान के रिश्ते अपने बाप के साथ ऐसे थे कि बोलचाल तक नहीं थी। और यह भी आप सभी जानते हैं कि आमिर खान ने अपने भाई फैसल को पागल बनाने की कोशिश की, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जबरदस्ती। यह फैसल ने खुद बताया, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब आमिर खान ने अपने बाप के नाम को ऐसे बर्बाद किया, अपनी फैमिली के नाम को ऐसे बर्बाद कर रहा है, तो फिर उसको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि किसने अपने बाप का नाम रोशन किया है और किसने नहीं किया है। आज की 5th खबर है हेमा जी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि हेमा जी एक राजनेता है और वो MP भी हैं और इस साल भी इलेक्शन लड़ रही है। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए उनकी दोनों बेटियां वहां पहुंची, ईशा और अहाना। दोनों बेटियां अपनी मां के लिए रात दिन कैंपेनिंग कर रही है और पूरी मेहनत कर रही है कि उनकी मां इलेक्शन जीते और शायद जीत भी जाएगी। लेकिन कमाल यह है कि जब ये दोनों बहनें मीडिया के सामने आई इंटरव्यू देने के लिए तो इनको देखकर बहुत सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बहनों ने पता नहीं होठों पर कैसी सर्जरी कराई है कि दोनों बहनें बत्तख लग रही हैं। और ये देखकर मैं भी बहुत हैरान हुआ क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आया कि भाई इन दोनों बहनों को ये सब करने की क्या जरूरत थी। भाई अहाना तो बेचारी एक्ट्रेस ही नहीं है तो उसको ये सब करने की क्या जरूरत थी। और ईशा का कैरियर बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है, उसको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको होट बनाने से क्या मिल जाएगा। दोस्तों आज की 6 नंबर न्यूज है पुराने जमाने की एक्ट्रेस मुमताज के बारे में। मुमताज पिछले दिनों पाकिस्तान गई, वहां फवाद खान से मिली और बहुत सारे एक्टरों से मिली, वहां इसने खूब पार्टियां की और अब इंडिया आकर यह कह रही है कि जो पाकिस्तान के एक्टर हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, उनको बॉलीवुड में चांस मिलना ही चाहिए, पाकिस्तान के एक्टरों को बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने देना चाहिए। अब मैं मुमताज मैडम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैडम जी आप अगर पाकिस्तान जाकर आई हैं, आपने अगर वहां पार्टियां की है तो इसका मतलब यह हो गया कि पाकिस्तान के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और अब बॉलीवुड वालों को उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहिए। अरे मैडम जी आज की तारीख में आपको ही कोई काम नहीं देता तो आपके कहने से पाकिस्तानियों को कौन काम देने वाला है। और मुझे यह बताइए जब हमारे बॉलीवुड के एक्टर पाकिस्तान में काम मांगने नहीं जाते, जब हमारे बॉलीवुड के एक्टरों को पाकिस्तानी फिल्मों में काम नहीं करना है तो बॉलीवुड वाले पाकिस्तानी एक्टरों को अपनी फिल्मों में क्यों ले, क्या जरूरत पड़ी है? क्या बॉलीवुड में एक्टरों की कमी पड़ी है? क्या हिंदुस्तान में टैलेंटेड एक्टर्स नहीं हैं? अरे मैडम जी ये ऐसे वाहियात सजेशन मत दीजिए, ये सजेशन आप अपने पास ही रखिए, हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यकीन कीजिए। दोस्तों आज की 7th खबर है कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान के बारे में। फराह खान ने कहा है कि जिस तरह से आज के निर्माता फिल्में बना रहे हैं वो देखकर मैं हैरान हो जाती हूं। आज एक एक्टर के लिए कम से कम 4 वैनिटी वैन आती हैं, एक उसके खुद के लिए, एक उसके स्टाफ के लिए, एक उसके जिम के लिए, एक उसके खाने के लिए। और एक वक्त वो था जब एक ही वैन को 2-2, 3-3 एक्टर शेयर किया करते थे, कभी कभी तो कहीं किसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाकर ड्रेस चेंज किया करते थे। फराह खान का कहना यह है कि पैसे की बर्बादी है, फिल्म को ओवर बजट करने का तरीका है और कुछ नहीं
नहीं है। और मैं यहां फराह खान के साथ इत्तेफाक रखता हूं। एक्चुअली ये घटिया हरकतें शुरू की है कॉर्पोरेट हाउसेज ने। कॉर्पोरेट हाउस अपने पैसे उड़ाता है तो जाहिर सी बात है एक्टर जो भी कहता है वो कॉर्पोरेट हाउस करता है। और यही वजह है कि जो फिल्म 2005 तक से 5 करोड़ में बनती थी, आज वो फिल्म तकरीबन 250 करोड़ रुपए में बनती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 करोड़ कहां है और 250 करोड़ रुपए कहां हैं। और ये आपके सामने की बात है कि कितने कॉर्पोरेट हाउसेज अपने पैसे उड़ाकर बर्बाद करके बंद हो चुके हैं और आगे जो कॉर्पोरेट हाउसेज आज चल रहे हैं वो भी आने वाले वक्त में बंद ही होंगे। इनको कोई बचा नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं वही कॉर्पोरेट हाउस को लूटा करते हैं और वही उस कॉर्पोरेट हाउस को एक दिन बंद करके चले जाया करते हैं। इरोस, अष्टविनायक, परसेप, यूटीवी सबके साथ यही हुआ। ये सभी कॉर्पोरेट हाउसेज को इसी तरह लूटा गया और बंद किया गया। आज की नंबर 8 न्यूज ये है कि अजय देवगन की 2 फिल्मों की शूटिंग जल्दी ही यूके में शुरू होने वाली है। एक फिल्म है दे दे प्यार दे 2, जिसमें हीरोइन है रकुल प्रीत, रकुल के फादर का रोल कर रहे हैं अनिल कपूर साहब और हीरो है अजय देवगन। और दूसरी फिल्म है सन ऑफ सरदार 2। इन दोनों ही फिल्मों की स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग यूके में होगी। आज की 9th खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। मुंबई के पास एक फेमस जगह है अलीबाग, वहां तकरीबन सभी बॉलीवुड वालों की प्रॉपर्टीज हैं और अब बच्चन साहब ने भी वहां एक लैंड खरीदी है जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। आज की 10th खबर है भैंसानुमा सिंगर बादशाह के बारे में, जो धड़ी खाता है, धड़ी हगता है, सही से चल नहीं सकता, सही से उठ नहीं सकता, सही से बैठ नहीं सकता, लेकिन सिंगर है और लड़कियों के साथ पार्टियां करना इसका शौक है। और एक पाकिस्तान की राखी सावंत है जिसका नाम है हानिया आमिर। यह खबर तो बहुत बार आ चुकी है कि इन दोनों ने दुबई में साथ में पार्टी की, लेकिन अब 2-4 दिन पहले इन्होंने फिर से दुबई में पार्टी की और बहुत अच्छे वीडियोस बनाकर पोस्ट किए। बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो बादशाह है इससे सही से चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता, ये भाई अफेयर में क्या करेगा? अरे भाई साहब, इतनी दूर दुबई जाते हो आप पार्टी करने के लिए। अरे भाई, मुंबई में क्या लड़कियों की कमी है? यहीं पार्टी कर लिया करो, वहां जाने की क्या जरूरत है भाई। दोस्तों, आज की 11th खबर भी बुढ़ऊ सल्लू के बारे में है। दुबई में एक कराटे मैच हुआ जिसमें एक प्लेयर इंडिया का था और एक पाकिस्तान का था और जो पाकिस्तान का प्लेयर था वो मैच जीत गया था। उसी मैच को देखने के लिए सल्लू भी दुबई गया था। जब पाकिस्तान का प्लेयर जीत गया तो उसके बाद सल्लू ने उस पाकिस्तान के प्लेयर की खूब वाहवाही की, उसको खूब बधाइयां दी और उसके बारे में बहुत अच्छा बोला। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सल्लू को पाकिस्तान कितना पसंद है, पाकिस्तान के लोग कितने पसंद है, सल्लू पाकिस्तान से कितना प्यार करता है। पाकिस्तान को पसंद करना, पाकिस्तान के प्लेयर से प्यार करना और पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई, अगर इंडिया का प्लेयर हार भी गया था तो उसके बारे में भी 2 अच्छे अल्फाज कह सकता था। उसकी थोड़ी वाहवाही करने में या उसके बारे में 2 अच्छे अल्फाज कहने में क्या बुराई थी? दोस्तों, आज की 12th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बहुत लोगों के डीप फेक से वीडियो बनाकर रिलीज किए जा रहे हैं। तो किसी ने इस भाई का भी एक वीडियो बनाकर रिलीज कर दिया और उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये मोदी जी को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा है, मोदी जी के बारे में बहुत ही गलत सलत बोल रहा है। अब इस वीडियो को लेकर डबल ढोल की बहुत ज्यादा परेशान है, डबल ढोल की बहुत डरा हुआ है और डबल ढोल की ने मुंबई पुलिस के पास एक FIR किया है कि भाई इस वीडियो को हटाया जाए। दोस्तों, आज की 13th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसका वजन है तकरीबन 50 किलो। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, फिर भी बेचारे को एक्शन हीरो बनना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि वरुण धवन की वाइफ है नताशा और अब खबर यह आई है कि नताशा प्रेग्नेंट है। जल्दी ही वरुण धवन बाप बनने वाला है। मेरी तरफ से वरुण और उनकी वाइफ को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की 14th खबर है अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ट्विंकल को न्यूज में रहना बहुत पसंद है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे वो न्यूज में बनी रहे। एक्चुअली ये लड़की कॉलम लिखा करती है टाइम्स ऑफ इंडिया में और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात लिख देती है, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देती है जिससे ये लड़की न्यूज में आ जाए। तो अब इसने अपने उसी कॉलम में लिखा है कि जब ये कभी हीरोइन हुआ करती थी उस वक्त इसने टीवी पर एक न्यूज देखी थी कि दाऊद इब्राहिम ने इसको पार्टी के लिए दुबई बुलाया था और इसका डांस देखा था। ट्विंकल ने कहा है कि भाई इस खबर में सच्चाई कैसे हो सकती है? अरे मुझे डांस आता ही नहीं है। अरे मैं इतनी खराब डांसर हूं कि जब मैं डांस करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई WWF का पहलवान लड़ रहा हो। देखो मैडम जी, वैसे तो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी थी, लेकिन ये बात आपने खुद ही उठाई है, खुद ही आप एक्सप्लेनेशन दे रही हो, तो अब मैं आपको कुछ बता
देना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब दाऊद इब्राहिम किसी को पार्टी करने के लिए बुलाया करता था तो वो ये देखकर नहीं बुलाया करता था कि उसको कितना बढ़िया डांस आता है। एक्चुअली दाऊद उन लड़कियों को बुलाया करता था जो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। डांस तो नाम के लिए हुआ करता था और आप बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो अब हमें नहीं पता कि भाई आप पार्टी करने गई थी, आपने अपना डांस दिखाया था या नहीं दिखाया था, ये तो आप ही जानती है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर दाऊद इब्राहिम किसी को बुलाता था तो सिर्फ डांस के लिए नहीं बुलाता था, डांस तो नाम का होता था, किसी और काम के लिए बुलाया करता था। दोस्तों आज की 15th खबर है टीवी एक्टर मुकेश खन्ना के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मुकेश खन्ना हर 1-2 महीने में ऐसी कंट्रोवर्सी करता रहता है जिससे न्यूज में रहे, और अब मुकेश खन्ना इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसने जीनत अमान को बुरा भला कहा है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जीनत अमान ने कहा था कि किसी भी लड़की को किसी लड़के से ऐसे ही शादी नहीं करनी चाहिए, पहले लड़के और लड़की को 3-4 साल तक लिव इन में रहना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि वो दोनों शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मुकेश खन्ना का यह कहना है कि आप यंग जनरेशन को बिगाड़ रही हो, यह बिल्कुल घटिया हरकत है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता। तो मुकेश ने जीनत को क्रिटिसाइज किया और मुकेश को क्रिटिसाइज किया है सोनी राजदान ने, यानी कि आलिया भट्ट की मां ने। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आलिया भट्ट की मां ब्रिटिश है, इंडियन नहीं है, और ये महेश भट्ट की वाइफ है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा बोल्ड होगी, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होगी। तो अब सोनी राजदान का यह कहना है कि जो जीनत कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, जो मुकेश खन्ना कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। एक्चुअली हकीकत यह है कि जीनत अमान की एक OTT फिल्म रिलीज होने वाली है और उसी फिल्म की वजह से जीनत अमान ऐसा कुछ कह रही है, ड्रामा कर रही है, न्यूज बना रही है ताकि उसकी फिल्म हिट हो जाए। अरे मैडम जी, आप कुछ भी कहोगी, कुछ भी कर लोगी, तब भी कुत्ता भी नहीं देखेगा, आप लिख करके रख लो। दोस्तों आज की 16th खबर भी सल्लू बुढ़ो के बारे में है। सल्लू के बहनोई आयुष शर्मा की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रुसलान। अब सल्लू ने उस फिल्म का ट्रेलर भी पोस्ट किया है और लोगों से कहा है कि आप इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। अरे सल्लू भाई, क्यों उस बेचारे का कैरियर बर्बाद कर रहे हो? अरे भाई साहब, कुछ दिनों पहले आपने लोगों से अपील की थी कि बड़े मियां छोटे मियां देखने जरूर जाना, और आपकी अपील का क्या असर हुआ आप अच्छी तरह जानते हो। फिल्म का क्या हाल हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हो। और बुढ़ो, तुम्हें तो याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले तुम्हारी बहन की बेटी की एक फिल्म रिलीज हुई थी, लोगों से उसको देखने की भी तुमने अपील की थी और लोगों ने क्या किया था तुम अच्छी तरह जानते हो। उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया था। तो भाई साहब आप मेरा यकीन करो, आपके कहने से उल्टा असर होता है। जैसे ही आप पब्लिक से कहते हो कि इस फिल्म को देखने जाना, पब्लिक उसी दिन डिसाइड कर लेती है कि पब्लिक ने उस फिल्म को फ्री भी नहीं देखना है। और ये आयुष बेचारा अच्छा लड़का है, क्यों उसके कैरियर को बर्बाद कर रहे हो, क्यों उसके कैरियर को खत्म कर रहे हो? भाई साहब आप पब्लिक से बिल्कुल रिक्वेस्ट मत करो फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उल्टा असर होगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो जो देखने वाला है वो भी नहीं देखेगा, फिल्म बर्बाद हो जाएगी, सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी, और वैसे भी सुपर डुपर डिजास्टर ही होने वाली है। दोस्तों आज की 17th खबर है भोजपुरी के एक्टर और अभिनेता रवि किशन के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक औरत है अपर्णा ठाकुर, उसने रवि किशन को अपना हस्बैंड बताया है और उसने रवि को अपनी बेटी शिनोवा का फादर बताया है। अपर्णा जी ने कुछ ऐसे फोटोज भी रिलीज किए जिनको देखकर कोई भी कह सकता है कि जो अपर्णा जी कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन रवि किशन ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि वो लड़की उन्हीं की बेटी है या उनकी अपर्णा से कभी शादी हुई थी, बल्कि उल्टा यह हुआ कि रवि की पहली पत्नी प्रीति ने अपर्णा और उसकी बेटी पर एक FIR दर्ज करा दी। और इसका मतलब साफ है कि रवि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता। रवि नहीं चाहता कि अदालत के बाहर इस प्रॉब्लम का कोई हल निकल सके। तो अब अपर्णा ठाकुर कोर्ट पहुंच चुकी है, उन्होंने एक सिविल सूट फाइल कर दिया है और अपर्णा जी ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी का DNA टेस्ट हो और दुनिया को बताया जाए कि उसका बाप कौन है, रवि किशन ही है या नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रवि किशन को इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेना चाहिए था, अदालत में इस केस को लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन शायद इस केस को अदालत में हार जाएगा। दोस्तों आज की 18th न्यूज भी आयुष शर्मा के बारे में है जो बुढ़ो का बहनोई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आयुष की एक फिल्म आने वाले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और यही वजह है कि वो बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो मीडिया वालों से मिल रहे हैं। अब एक इंटरव्यू देते हुए आयुष ने कहा है कि उनको इस बात से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनकी बीवी का रंग काला है, उनकी बीवी मोटी है। जो लोग ट्रोलर हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, वो साले उल्लू के पट्टे हैं। आयुष का कहना यह है कि इन ट्रोलर्स को पता होना चाहिए कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी मोटी
रोटी है या उनका क्या रंग है। आयुष भाई, मैं कहना चाहूं तो इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कहूंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि तुम लड़के अच्छे हो, इंसान बढ़िया हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी गलत कहूं। लेकिन आयुष भाई, आप अपने आप से कितना भी झूठ बोले और दुनिया को कुछ भी समझाने की कोशिश करें, दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। और एक कहावत है मेरे दोस्त कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अरे भाई साहब, शादी हो गई है, एक बात खत्म, माल मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, तुम हीरो बन गए हो, इतना काफी है ना। अब जो बाकी चीजें आपको चाहिए वो नहीं मिली तो क्या हो गया भाई, सभी को सब कुछ नहीं मिलता, बात को समझो। मैं आयुष भाई आपसे यही कहूंगा कि जो मिल गया वही काफी है, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, बात खत्म। दोस्तों, आज की 19th न्यूज है ड्रामा क्वीन अंकिता लोखंडे के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये हर 2-4 महीने के बाद सुशांत सिंह के बारे में कोई बात कहती है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये सुशांत का नाम लेती रहेगी तब तक ये जिंदा है, तब तक लोग इसको जानते रहेंगे। जिस दिन ये सुशांत का नाम लेना बंद कर देगी उस दिन लोग इसको भूल जाएंगे, क्योंकि जो विक्की जैन टकला है उसके नाम से तो इसको कोई पहचानेगा नहीं। तो अब अंकिता ने मीडिया को बताया है कि वो सुशांत सिंह की पूरी फैमिली के टच में है, सुशांत के सभी घर वालों से उसकी बातें होती रहती है और वो सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं अंकिता मैडम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई कब लड़ी, कहां धरना दिया आपने, कब आप अदालत गई, क्या किया आपने उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, सिवाय इसके कि मीडिया में आप कुछ कहती हो सिर्फ ड्रामा करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, बात खत्म। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये लड़की सुशांत के घर वालों के टच में बिल्कुल नहीं है, सरासर झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है। हां, ये सुशांत की बहन श्वेता के टच में है, उससे इसकी कभी कभी बात होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि श्वेता इसको कॉल नहीं करती, बल्कि ये ही श्वेता को कॉल करती है, क्योंकि इसको पता है कि कभी ना कभी मीडिया में ये कह सकती है कि देखो मैं तो श्वेता से बात करती हूं, मैं तो सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं, पब्लिसिटी के लिए। मत करो और पब्लिसिटी, बहुत पब्लिसिटी हो गई सुशांत के नाम पे, अब छोड़ दो उसको, जाने दो। अब ये टकले विक्की के नाम पे पब्लिसिटी कर लो ना, जो तुम्हारा हस्बैंड है। दोस्तों, आज की 20th खबर एक ऐसे एक्टर के बारे में है जिसको मैं तो नहीं जानता, लेकिन हर सोशल मीडिया पर इसका इंटरव्यू है, जिसको देखो वो इसका इंटरव्यू कर रहा है। इसका नाम है प्रशांत नारायण। और जब मैं इसका इंटरव्यू बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पर देख देख कर थक गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं भी देखूं कि ये भाई कौन है, सभी यूट्यूबर्स इसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली आजकल इंटरव्यू लेने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, इंटरव्यू देने वाले कम रह गए हैं। यही वजह है कि आज जिस यूट्यूबर को जो मिल जाता है उसी का इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मारामारी है आज इंटरव्यू लेने के लिए, कि डायरेक्टर फराह खान ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला है, वो भी इंटरव्यू कर रही है। बताओ, हद नहीं हो गई। तो जब मैंने इस लड़के का इंटरव्यू देखना चालू किया तो भाई साहब 5 ही मिनट में मुझे गश आ गए, मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उन 5 ही मिनट में इस लड़के ने इतनी फेंक डाली भाई, इतना कुछ कह दिया कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसने कहा कि धर्मा ने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी आलिया भट्ट के अपोजिट। मैंने कहा कि यार इसकी स्टोरी बढ़िया नहीं है, ये फिल्म मैं नहीं करूंगा। देखो मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं अगर मैं वायरफ की फिल्म नहीं करूंगा, धर्मा की फिल्म करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, इसको क्या फर्क पड़ता है, अरे ये तो साल में 50 फिल्में करता है भाई साहब। शाहरुख खान इसके सामने 5% भी नहीं है। ये इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है भाई साहब, कि अगर ये मार्केट में निकल जाए तो लोखंड वाला मार्केट बंद हो जाए, अगर ये सड़क पे निकल जाए तो आप यकीन करो इंसानों की तो बहुत दूर की बात है, कोई कुत्ता भी इसको ना पहचाने। ये इतना बड़ा सुपरस्टार है भाई साहब कि इसको मैं नहीं पहचानता। आज तक मैंने इसको किसी फिल्म में नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि इसने पिछले 10-15 साल में कोई फिल्म की होगी, शायद उससे पहले कोई फिल्म की होगी। यही वजह है कि आज के यूट्यूबर्स इसका इंटरव्यू कर रहे हैं। और इसकी शक्ल देखकर मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं कि ये यूपी, बिहार या झारखंड से ही होगा, क्योंकि इसी एरिया से इसके जैसे सड़े हुए हीरो आते हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन लोगों की शक्ल अगर बच्चे देख ले तो 3 दिन तक रोते रहे। लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस की इनमें बिल्कुल कमी नहीं होती। 2 रुपीज की शर्ट पहनकर बैठकर इंटरव्यू देते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका हमको
बुला रहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन हम तो गए नहीं। अरे भाई करण जौहर कौन है, आदित्य चोपड़ा कौन है, अगर इनकी फिल्म हम नहीं करेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। काले पीले बदसूरत झंडू प्रशांत नारायण, मैं तुम्हें यह बता दूं कि करण जौहर तुम्हारे जैसों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, तुम्हारे साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है। करण जौहर हैंडसम लड़कों के साथ काम करता है, जैसे कि रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो भाई साहब तुम अपने घर बैठकर यह कहते रहो कि अगर करण जौहर की फिल्म मुझे नहीं मिलती तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि यू आर 2 रुपीज पीपल, यू आर झंडू बाम। और दोस्तों इसकी इतनी फेंकने की वजह यह भी हो सकती है क्योंकि इसको खुद पता है कि आगे इसको काम मिलने वाला नहीं है, आगे बॉलीवुड में इसको कोई काम देने वाला नहीं है। यह वही बात हुई जैसे गोविंदा ने कहा था कि फिल्म अवतार तो मुझे ऑफर हुई थी, जब मैंने रिजेक्ट कर दी तब वो फिल्म किसी और के साथ बनी। यह वही बात हुई जैसे कि पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास ने कहा था कि भाई संजय लीला भंसाली की सारी फिल्में उसी को ऑफर हुई थी, उसने रिजेक्ट कर दी थी, तब जाकर वो फिल्में रणवीर सिंह के साथ बनी। कहने का मतलब यह है कि फेंकने में इस प्रशांत लुक्खे ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो ये यूट्यूबर्स हैं इतने डेस्परेट क्यों हैं कि ऐसे लुक्खे लोगों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। दोस्तों आज की 21st न्यूज भी बुढ़ऊ सल्लू के बारे में है। ये तो आप सभी को पता है कि बिश्नोई ने आज की तारीख में सल्लू की रेल बनाई हुई है। कभी घर के बाहर फायरिंग करवा रहा है, कभी टैक्सी बुक कर रहा है, कभी मुंबई पुलिस को कॉल कर रहा है, मतलब बुढ़ऊ को फुल टाइम डराया हुआ है। बुढ़ऊ बेचारा बाथरूम में जाते हुए भी कांप रहा है। लेकिन अब सुनने में यह आया है कि बुढ़ऊ इतना डर गया है कि बुढ़ऊ ने गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई में छोड़ दिया है। अब बुढ़ऊ पनवेल चला गया है, वहां अपने फार्म हाउस पर ही रहेगा, वो मुंबई नहीं आएगा क्योंकि मुंबई में उस बेचारे को डर लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये साला बिश्नोई कभी कुछ कांड ना कर दे। मैं सल्लू बुढ़ऊ से सिर्फ यही कहूंगा कि बिश्नोई का ड्रामा है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। जब तेरे पास वाई सिक्योरिटी है तो बिश्नोई जैसा लुक्खा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आराम से रहे, टेंशन फ्री रहे, खुश रहे, कुछ नहीं होने वाला, यकीन कर। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।